हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ इंपीरियल बैंक टू एसबी। मतलब कि जो अंडरटेकिंग है उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 सेक्शन है, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। तो 6 सेक्शन हमारा बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में, 7 हमारा बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स के बारे में, और 8 हमारा बात करता है ट्रस्टीज़ के बारे में, और 9 हमारा बात करता है इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, इस वीडियो के अंदर आपकी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 कहता है इंपीरियल बैंक के पास जो शेयर इन कैपिटल है। ठीक है, तो हम क्या वर्ड लिखते हैं सबसे पहले हमारे याद रखने के लिए। सबसे पहले सेक्शन 6 का क्या है, शेयर इन कैपिटल। ठीक है, तो शेयर इन कैपिटल जो हमारे पास हैं किसकी, इंपीरियल बैंक की, वो किसके पास चली जाती हैं, किसके पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं आरबीआई के पास। ठीक है, सबसे पहले इतनी बात ध्यान रखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के हमने अंदर देखा कि शेयर्स इन कैपिटल जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आरबीआई के पास। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जो अंडरटेकिंग होती है, अंडरटेकिंग क्या होती है, जो भी इसके अंदर अंडरटेकिंग्स है, एग्रीमेंट्स हो गए, आपने इसके साथ इंपीरियल बैंक के साथ कोई एग्रीमेंट किया था सपोज, तो वो एग्रीमेंट जो आपने इंपीरियल बैंक के साथ किया है कि साहब की अंडरटेकिंग है, तो ये जो अंडरटेकिंग्स हैं ये सब ट्रांसफ़र हो जाती हैं स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक के अंदर वेस्ट हो जाती हैं। स्टेट बैंक के पास इनका पूरा अधिकार हो जाता है उनको एनफोर्स करने का, उनके साथ डील करने का। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, अंडरटेकिंग में राइट, पावर, लाइबिलिटीज़, परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग कैश बैलेंसेज, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। आगे कहते हैं कि देखो लाइबिलिटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, डीड्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है। जो इंपीरियल बैंक की थी ना वो सेम टू सेम स्टेट बैंक की रहती हैं, अगर आपने एक्सप्रेसली स्टेट बैंक को इसके बारे में मना नहीं किया कि ये आपकी नहीं है या उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो बेसिकली साफ शब्दों में इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है इस क्लॉज के अंदर कि जो भी इंपीरियल बैंक्स की लाइबिलिटीज़ थी, परफॉर्मेंस थी, ठीक है, जो भी उसके अंदर डीड्स थी, आर्गूमेंट थी, पावर ऑफ अटॉर्नी थी, ये सब चीज़ें सेम काइंड में एनफोर्स होती हैं जैसे इंपीरियल बैंक में होती थी वैसे स्टेट बैंक में होंगी, अनटिल और अनलेस वहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, चौथा क्लॉज कहता है कि अगर मान लो किसी ने इंपीरियल बैंक पे केस किया हुआ है या फिर इंपीरियल बैंक ने किसी के ऊपर केस किया हुआ है तो वो सूट अबेट नहीं होगा, सारी की सारी जिम्मेवारी स्टेट बैंक की होगी, वो आगे उसको कैसे डील करता है। ठीक है, वो उसके नाम पे चलेंगे। तो हमने ये चीज़ें इसके अंदर देख ली है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें कहता है कि देखो मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ, अगर इंपीरियल बैंक है, बैंक चल रहा है, तो ऑब्वियस उसके अंदर कुछ डायरेक्टर होंगे, कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, कुछ अदर डायरेक्टर, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। तो जब इंपीरियल बैंक बंद हो रहा है तो क्या उन डायरेक्टर्स को भी निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं था। जब इंपीरियल बैंक बंद हुआ तो उसके जो डायरेक्टर्स थे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, वो सब जो थे उनको हमने स्टेट बैंक में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इंक्लूड कर दिया इन द सेम प्रोपोर्शन, जिस पोस्ट पे वो वहाँ थे इस पोस्ट पे वो यहाँ पे हैं, जो उनको सैलरी वहाँ मिल रही थी यहाँ मिल रही, जो अलाउंसेस वहाँ मिल रहे थे यहाँ थे, जो टर्म्स कंडीशन उनके ऊपर वहाँ लागू थी वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे भी लागू हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि जो ये हमारा इंपीरियल बैंक है, इसके जो एमडी हैं, डी हैं, अदर डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं इनका ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पे, स्टेट बैंक में। ठीक है, आपने इसको समझ में आ गया किस कंडीशन पे, सेम है जो भी है, सेम एज इंपीरियल बैंक। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक में थी वो सेम इसके अंदर वही कंडीशंस आती हैं। तो हमें इतना क्लियर हो गया है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो इन केस इंपीरियल बैंक का जो वेस्ट होना था, उसको एसबीआई के अंदर मर्ज होना था, अगर वो नहीं होता है किसी कारण से, लेकिन इनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो जब तक इनको स्टेट बैंक एक्सप्रेसली वहाँ से टर्मिनेट नहीं करता ये टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा कहता है कि एनी पर्सन ऑन अपॉइंटेड डे, जो व्यक्ति अपॉइंटेड डे पे एंटाइटल है किसी प्रकार का कंपनसेशन लेने के लिए, क्या कहता है कि ऑन अपॉइंटेड डे
कोई व्यक्ति कंपनसेशन, अलाउंस, ठीक है, कोई बेनिफिट, ऐसी चीज़ लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति एंटाइटल है तो वो इंपीरियल बैंक से लेने के लिए एंटाइटल था, तो वो अब किससे लेगा? स्टेट बैंक से लेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 19 दिसंबर 1954 से अपॉइंटेड डे के अंदर अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट या इंक्रीमेंट किया गया है सैलरी में जो ऑर्डिनरी नहीं किया जाता, तो मैं आपको ये बोर्ड पे समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो क्या कहता है, 19 दिसंबर 1954 से लेकर इस पीरियड के बीच में अपॉइंटेड डे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके बीच में अगर किसी की हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट लगा देते हैं या किसी की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होता, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होता ऐसा कि अब हमें पता है कि बंद होने वाला है, तो अगर हम इंपीरियल बैंक में किसी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है जब बंद होने वाला है तो क्यों करेंगे, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होता। लेकिन इस स्टेज पे अगर ऐसा हो जाता है तो वो वॉइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, वो किसी प्रकार का लेने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कब किया जा सकता, कब वॉइड नहीं होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से इसको वैलिडेट ना कर दे, ठीक है, इसको मान्यता न दे दे कि भाई हाँ चलो ठीक है, ऐसा किया तो ठीक किया, समझे। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि 19 दिसंबर 1954 से लेके अपॉइंटेड डे के बीच में अगर किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है या कोई अपॉइंटमेंट होती है, कुछ भी ऐसा काम होता है जो ऑर्डिनरी कॉज में नहीं किया जाता, तो अगर ऐसा होता है तो वो नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर से या स्पेसिफिक ऑर्डर से ऐसा बताती है कि भाई ये जो हुआ है ये हमारी मर्जी से, हमारी सहमति से हुआ, उसको अफर्म कर देती है, तो फिर हम ये मान जाते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। हमने एक चीज़ और पढ़ी कि जिन ऑफिसर्स का जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ है ना, ट्रांसफ़र हुआ जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ वो क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, नो क्लेम नहीं कर सकते, क्या, कंपनसेशन, किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, या कोई अन्य लॉ, ठीक है। तो जिसका भी ट्रांसफ़र हुआ वो कोई भी किसी प्रकार का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर या फिर किसी अन्य लॉ जो आज के दिन वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर साथ साथ ये भी बताया गया है कि उनको सिर्फ वो क्लेम तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको सिर्फ वही सैलरी, वही पेंशन, वही अलाउंसेस मिलेंगे जो उनको पहले इंपीरियल बैंक में मिलते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 19 दिसंबर, ये डेट याद रखनी है। इस पीरियड से लेके अपॉइंटेड डे तक, अगर इस टाइम पीरियड में, ये जो इससे बीच वाला टाइम पीरियड है ना, अगर इस टाइम पीरियड में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई पैसे ले लेता है, ग्रेच्युटी ले लेता है, ठीक है, कोई बेनिफिट अराइज हो रहा वो ले लेता है, तो जो एसबी है, स्टेट बैंक है, वो इससे वापस ले लेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑफिसर है या कोई भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो है, अगर वो किसी प्रकार का 19 दिसंबर 1954 से 1954 से लेके अपॉइंटेड डे के बीच का जो टाइम पीरियड है, अगर उसमें वो किसी प्रकार का ग्रेच्युटी, बेनिफिट, अलाउंस वगैरह ले लेते हैं, क्लेम करते हैं, तो स्टेट बैंक उससे वो वापस ले लेगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। सेक्शन 8 हमारा बात करता है तो हमारा सेक्शन 8 कहता है कि बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एंड ग्रेच्युटी फंड, बैंक ऑफ बॉम्बे ऑफिस पेंशन एंड ग्रेच्युटी फंड, बैंक ऑफ मद्रास ऑफिस पेंशन एंड म्यूचुअल गारंटी फंड, बैंक ऑफ मद्रास
ऑफिस पेंशन एंड म्यूचुअल गारंटी फंड, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे जो फंड्स हैं, अगर इनका कोई ट्रस्टी पहले से है, जो अपॉइंटेड डे पे पहले लोग जो ट्रस्टी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से उस ट्रस्टी को सब्सटीट्यूट करके नया ट्रस्टी वहाँ पे लेके आ सकती है। ठीक है, ये बात इसके अंदर कही गई है। सेक्शन 9 में हमें बताया गया है, सेक्शन 9 क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि क्लेम ऑफ थर्ड पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन से रिलेटेड है ना। तो इसके अंदर सिंपल सी बात हमें समझने की ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, वो कंपनसेशन ले रहा है, शेयर होल्डर कंपनसेशन ले रहा है, ठीक है, कंपनसेशन ले रहा है, तो अगर इस शेयर होल्डर में अगर किसी का इंटरेस्ट है ना, तो वो इससे क्लेम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? क्लेम कंपनसेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये कंपनसेशन किसके खिलाफ नहीं मांग सकता? आरबीआई से नहीं मांग सकता। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर है अपॉइंटेड डे से पहले का, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, 9 बेसिकली क्या कहता है, सेक्शन 9 हमें बेसिकली बताता है कि जो व्यक्ति शेयर होल्डर था अपॉइंटेड डे से पहले, वो कंपनसेशन उसको मिलता है, वो एंटाइटल है, वो कंपनसेशन अगर क्लेम करता है तो उसको कंपनसेशन मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, जिसका इंटरेस्ट है, वो भी अगर कंपनसेशन क्लेम करता है तो उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन आरबीआई के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 6, 7, 8, 9, जिसके हमने अंदर बात की है ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी एंड शेयर्स वगैरह, और ऑफिसर्स और ट्रस्टी, और राइट ऑफ जो थर्ड पर्सन है इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, वो वाला पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, स्टे ट्यून्ड।